हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को एमए फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस के सिलेबस में फर्स्ट पेपर फूड साइंस का जो पोषक तत्वों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसमें आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ लिया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। अब आज की क्लास में हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कहाँ से होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किन किन माध्यमों से, किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो सभी भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। सभी जो भोज्य पदार्थ हैं उन सब में कम या ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सब में एक बराबर नहीं होता है, किसी में बहुत कम होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन होता सब में है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एक पोषक पदार्थ में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें प्रोटीन, विटामिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बाकी पोषक तत्व भी खाद्य पदार्थों में होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा का जो बैलेंस है वो सब में अलग अलग होता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की बात हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों को जानने के लिए हम इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में दे रखी है कि स्टार्च कहाँ पर निर्मित होता है, कैसे वह पौधों में संचित होता है, फ्रूट्स में, अनाज में, फलों में, सब्जियों में, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट या कोई भी पोषक पदार्थ संचित होता है, वह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ हम देखेंगे जो शर्करा होती है, जैसे ग्लूकोज तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, दूध की शर्करा आपकी लैक्टोज है, फलों की शर्करा फ्रक्टोज है, माल्टोज आपके जौ की शर्करा है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन कौन सी शर्करा या कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए कि जो शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ हैं, जैसे शक्कर, शहद, गुड़, चीनी, किशमिश, खजूर, अंगूर, खुबानी, अन्य सूखे एवं मीठे जो फल होते हैं, इनसे जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है वह शर्करा के रूप में प्राप्त होती है। और गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, चना, मैदा, इनसे या जो हमारे मोटे अनाज हैं इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। दालों से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऐसा नहीं है कि दालें हमें सिर्फ प्रोटीन ही देती हैं, दाल में भी पाया जाता है, जैसे सेम में, राजमा, मटर, लोबिया, मेथी, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त होती है। अब सब्जियों से हमें सिर्फ विटामिन और खनिज ही नहीं मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। जैसे आलू, ये कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स है, यहाँ से हमें अधिकाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शकरकंद, जिसे सामान्य भाषा में हमारे क्षेत्र में शकरकंद को गंजी बोला जाता है। अरबी की सब्जी हम सभी बनाते हैं। सूखे मेवे, हमारी दैनिक दिनचर्या में हम बादाम, काजू, छुहारे, पिस्ता, ये सब हम उपयोग करते हैं, या कच्चा केला हुआ, इन सभी में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमारे शरीर की जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमें इस स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ये दोनों मिल करके हमारे शरीर की कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता को पूरा करते हैं। देखिए, भारत में, जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली कक्षाओं में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो गेहूं, चावल से बने हुए भोज्य पदार्थ हैं उनको ही हमारी थाली में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जैसे हम थाली को परोसते हैं तो उसमें सब्जी और दाल की मात्रा कम होती है,
बाकी सभी जो डिशेज होती हैं उनकी मात्रा कम होगी, लेकिन रोटी और चावल की मात्रा अधिक होगी। इसीलिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति थाली में 60 to 70% के बराबर रखी गई है कि भारत की जो थाली है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 to 70% किससे पूरी हो रही है? मोटे अनाजों से पूरी की जा रही है। और बाकी की जो सूक्ष्मतम तत्वों की जो पूर्ति है वह जो है वह थोड़े थोड़ी मात्रा में ही हमारी थाली में परोसे जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है वो इतना धनाढ्य नहीं है। वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो हमारे देश में भूखमरी की स्थिति आज भी कुछ % तक बहुत बनी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तब कहीं जाकर के उनके घर में शाम के वक्त चूल्हा जल पाता है। तो उनके शरीर में आवश्यकताओं की पूर्ति कैसी होगी? उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? उनको भी ऊर्जा इन भोज्य पदार्थों से ही मिलती है, लेकिन अधिकतम उनकी आवश्यकता की पूर्ति मोटे अनाजों के द्वारा चावल और गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का इन सब से होती है, क्योंकि यह जो है थोड़े सस्ते होते हैं। यह बाकी भोज्य पदार्थों अब फल और सब्जियों की अपेक्षा जो गेहूं, बाजरा, मक्का है यह सस्ता होता है। इसलिए इनसे ही जो गरीब परिवार, या आप गरीब नहीं कह सकते हैं, जो लोग साधन संपन्न नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उतना पैसा नहीं है, वो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन मोटे अनाजों के द्वारा भी करते हैं। तो यहाँ हमने यह समझा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं। एक तो कैटेगराइज कर दिया हमने शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों में, और दूसरा हमने स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थों में। शर्करा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, फलों से भी हमें शर्करा ही प्राप्त हो, शर्करा युक्त ही कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और अनाजों से, सब्जियों से, दालों से हमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं और किन किन रूपों में कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आखिर हमारे शरीर में करता क्या है, उसका कार्य क्या है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों है। तो उसका पहला इम्पोर्टेंस आता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जो हम पिछली कई कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऊर्जा देने का जो कार्य है वह हमारे कार्बोहाइड्रेट का है। हमारे शरीर की जो भी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रोटी, चावल या किसी भी खाद्य पदार्थ के रूप में जब हमारे पाचन संस्थान में जाता है तो मुख से ही, हमारे मुंह से ही जो लार ग्रंथियों द्वारा निकले गए लार होती हैं उसी के द्वारा उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। फिर वो हमारी फूड पाइप ओएसोफेगस में जाता है, वो थोड़ा मुलायम हो जाता है लार के मिलने के बाद, तो वह धीरे से हमारे पेट में सरकता है। पेट में जाने के बाद बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो अलग अलग पोषक तत्वों पर काम करते हैं, उनको पचाते हैं और पचा करके अंतिम रूप में जब छोटी आंत के विलाइज के द्वारा, जो रोमांकुर होते हैं उनके द्वारा उनका ग्लूकोज के रूप में जब कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है तब तक, तो जा करके पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो छोटी आंत के अंतिम सिरे तक पहुंचते पहुंचते ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमारे रक्त में विलाइज उनको अवशोषित, जो रोमांकुर पाए जाते हैं वह उनको अवशोषित करते हैं और हमारे रक्त में ग्लूकोज के रूप में मिक्स कर देते हैं। इसीलिए आप देखिए जितने भी लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके ब्लड से ही उनके ग्लूकोज की मात्रा पता की जाती है कि ग्लूकोज लेवल कितना है। इनका डायबिटीज में इनका जो ग्लूकोज है, शुगर जिसे हम कहते हैं, शुगर लेवल कितना है वो हम उस ग्लूकोज की मात्रा से ही पता लगाते हैं। जब ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड उस ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद कोशिका उस ग्लूकोज को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद वह ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां पर उसका ज्वलन होता है और ज्वलन के बाद एटीपी के रूप में
ऊर्जा का स्वरूप निर्मित होता है और वह एटीपी फिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें बदल जाता है और हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य क्रियाओं के लिए उस ऊर्जा का प्रयोग हमारा शरीर करने लगता है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी बात, नाड़ी संस्थान की रक्षा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज तो एनर्जी दे रहा था, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा था, तो अब वो हमारे नाड़ी सिस्टम को कैसे सही करने लगा? उसका उत्तर यह है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वह एक ईंधन का काम करता है। भाई हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं? उस ग्लूकोज को जलाती हैं और तब जाकर के हमें ऊर्जा की पूर्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जो ग्लूकोज ईंधन के रूप में हमारी कोशिकाओं में जाकर के काम करता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी सभी कोशिकाओं को एक्टिव बनाए रखती है, उसकी अन्य क्रियाएं, अब जैसे कि कोशिका जो है उनके अंदर जो टूट फूट हो रही है उसका मरम्मत का कार्य होना हुआ, ऊर्जा प्रदान करने का काम हुआ, ये सब कोशिका जो काम कर रही है तो उसके लिए यह ईंधन का काम करता है जो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज ईंधन के रूप में हमारे शरीर में खून के साथ दौड़ता रहता है और जब यही क्या कर लेता है, अगर मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो कोशिकाओं में जाकर के उनका ज्वलन नहीं हो पाएगा, ज्वलन नहीं हो पाएगा तो जो ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है वो ऑक्सीजन की मात्रा लग करके ज्वलन होता है वो उसके बाद फिर उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, शरीर में शिथिलता आ जाएगी, हमारे अंदर तो थोड़ा सा कमजोरी महसूस होने लगेगी क्योंकि हमारी कोशिकाएं ऊर्जा का निर्माण कर ही नहीं रही हैं, एनर्जी उनको मिल ही नहीं रही है। आप ऐसे देखिए, आप जब निराजल व्रत रहा करती हैं या कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि आपको सुबह से एक गिलास पानी भी पीने को नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में क्या आपकी एनर्जी उसी के बराबर बिल्कुल मेंटेन रहती है? नहीं, धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। एनर्जी लेवल डाउन होने का मतलब क्या कि आपको जितने ग्लूकोज की आवश्यकता है आपके मस्तिष्क में उतनी एनर्जी उतना ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है और जब मस्तिष्क में ग्लूकोज नहीं पहुंचता है तो हमारा मस्तिष्क जो है अपने संचालन को शिथिल कर देता है, तो हमारी नाड़ियां भी, जो हमारी नसें भी हैं वो क्या हो जाती हैं, उनमें शिथिलता आ जाती है, वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट हमारे नाड़ी संस्थान की रक्षा करता है। क्या आप बातों बातों में आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना, आज सुबह से हम कुछ खाए नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, पेट नहीं भरा है, पेट में जब तक कुछ जाएगा नहीं तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ईंधन है ग्लूकोज ये हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे माइंड को एनर्जी ही नहीं मिल रही है, तो अपना काम वो कैसे करेगा? यानी कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एनर्जी दे करके संचालित करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसके द्वारा ही नाड़ी संस्थान को समुचित संचालन के लिए ऊर्जा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है आपका प्रोटीन के कार्य में सहायता करना। भाई मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, सभी हमारे शरीर में जाकर के क्या करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन टूट फूट का मरम्मत करता है, शरीर निर्माण करता है, डीएनए में होता है, ये हमारे राइबोसोम्स डीएनए का जो अमीनो एसिड्स हैं उस फॉर्म में पाया जाता है, ये अपने कार्य का संचालन पूरे शरीर में करता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट अपने काम को न करे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट न जाए, तो उस काम को कौन करने लगेगा? प्रोटीन करने लगेगा। भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने के बाद हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर ये न मिले तो फिर प्रोटीन को ऊर्जा प्रदान करने का काम करना पड़ेगा। अब जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा तो ये अपने कार्यों का संचालन नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में हमारे शरीर में जो प्रोटीन के कार्य हैं वो बाधित हो जाएंगे। अर्थात प्रोटीन अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्बोहाइड्रेट भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे प्रकार निभाए। ये उदाहरण के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे घर में आपकी मम्मी है, आप क्या करते हैं,
आपकी मम्मी है और आप हैं, दो लोग हैं और आप लोग घर के संचालन में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब तक मम्मी आपके घर का कार्यभार संभाल रही है, जब तक वो काम किए जा रहे हैं, आप उनकी थोड़ी बहुत भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाए और एक दिन के लिए वो बिस्तर पर लेट जाए केवल, तो सारा कार्यभार आपके ऊपर आ जाना है। तो आप जो पढ़ रही हैं या फिर जो आप अपनी हॉबीज को कंप्लीट कर रही हैं, आप डांस कर रही हैं, आप अपने दोस्तों से घंटों चैट कर रही हैं, आप कॉलेज जा रही हैं, आप अपनी विभिन्न क्रियात्मक जो कार्य हैं, आपकी रचनात्मकता जो आपके विभिन्न क्रियाओं में झलकती है, वो सब चीज के लिए आपके पास टाइम कहाँ बचेगा? क्यों? क्योंकि जो कार्य आपकी माताजी संभाल रही थी, जब वो नहीं संभाल पाएंगी, वो उसको करने के लिए अस्वस्थ हैं, तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो आपका काम क्या हुआ? बाधित हुआ। भाई माताजी का काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो घर के बाकी सदस्यों को भोजन नहीं मिलेगा, घर में झाड़ू नहीं लगेगा, घर की जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, और वो तो करना ही करना है। तो वहां पर कार्य किसका बाधित हुआ? आपका बाधित हुआ। ठीक उसी प्रकार जब कार्बोहाइड्रेट अपना काम नहीं करता है तो वो काम प्रोटीन को करना पड़ जाता है, और फिर प्रोटीन का कार्य क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य रखना। जैसे प्रोटीन के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो वसा का ऑक्सीकरण है, यानी कि जो वसा का छोटे खंडों में टूट करके लिए शरीर के लिए एनर्जी देने का काम है, वो भी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ही होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है, और बॉडी में जो कीटोन होते हैं, जो कीटोज होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब कीटोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर में आपके जो है वो कीटोन के कारण, कीटोन बॉडीज के कारण जो है वो बॉडी में अम्लीयता बढ़ जाएगी, और जब बॉडी में एसिडिटी होगी, अम्लीयता बढ़ने का मतलब एसिडिटी होना, तो एसिडिटी बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? आप सभी को पता है कि जब शरीर में वसा का पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो शरीर में कीटोन की वजह से अम्लीयता बढ़ जाती है और शरीर में एसिडिटी, गैस, तमाम परेशानियां आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर जो है वो अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाता है। यानी कि प्रोटीन के साथ साथ वसा के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का होना इम्पॉर्टेंट है। अब विटामिन को देख लीजिए, प्रोटीन को देख लिया, वसा को देख लिया, अब बात आती है विटामिन की। तो विटामिन के भी जो विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट पूरी मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें भी जो है यह पूरी तरीके से मदद करता है। अब अत्यधिक जैविक महत्व, इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर की जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, पाचन होना, श्वसन होना, परिसंचरण होना, उत्सर्जन होना, ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न एनर्जी ही उपयोग में लाई जाती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाओं में क्या करता है? अपनी मदद करता है। पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना। अब पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना, मस्तिष्क में यह सवाल तुरंत पहुंचेगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट तो हमारे भोजन के रूप में जाता है, यानी कि हमारे शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है, फिर वह पाचन संस्थान की सुरक्षा कैसे करने लगा? वह ऐसे करने लगा कि हमारे भोजन में जो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में फल लेते हैं या रेशेदार युक्त जो हम लोग फल सब्जियां ग्रहण करते हैं, वो हमारे पेट में जो भी भोजन, जैसे कि हमारे आमाशय में एक क्रमाकुंचन गति होती है, स्पेसिफिक नेचर है ये कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि एक क्रमाकुंचक गति होती है, जिससे जो है जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट जो है वो फूलता पचकता रहता है। वैसे क्या होता है कि जो भोजन हमारा है वो तो फूलने पचकने से पच रहा है, एंजाइम्स भी हमारे पेट में अपने टारगेट जो पोषक तत्व हैं उन पर काम कर रहे हैं, तो उनको करने के बाद वो उसको आगे भी तो खिसकाना है। भाई आंशिक पाचन तो मुख में ही शुरू हो गया, जो भोजन का काइम बनाना है, लुगदी बनाना है,
वह कहाँ हुआ, आमाशय में हो गया। लेकिन उसके बाद जो हमारी छोटी आंत में भोजन को सरकाने का काम होता है वह क्रमाकुंचन गति के कारण होता है। और वह कैसे होगा, अगर बहुत ज्यादा चिकना, मसालेदार और बहुत ऑयली फूड हम खाते हैं तो हमारा पाचन भी उस दिन डिस्टर्ब रहता है। क्या होता क्या है कि हम उसे डिस्टर्ब कहते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरीके से आगे खिसकता नहीं है। वह जो पित्ताशय से निकलने वाला पित्त है, जहाँ पर भोजन में पित्त मिलता है वहां तक पहुंचने में ही उसे बहुत समय लग जाता है, इसलिए उसका पाचन देरी से होता है। और वही जब आप कोई फ्रूट और वेजिटेबल खा लेते हैं या फिर रफेज कुछ मोटा अनाज खा लेते हैं तो आपके पेट में उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बाद यानी क्रमाकुंचन गति के माध्यम से भोजन आसानी से आगे खिसक जाता है और उसका छोटी आंत में संपूर्ण पाचन संप्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाने के लिए जो क्रमाकुंचन गति होती है उसमें जो सेल्यूलोज है या जो रेशेदार युक्त पदार्थ हैं वह सभी क्या करते हैं, मदद करते हैं और पाचन संस्थान को साफ रखते हैं। भाई आगे खिसक गया भोजन, इसका मतलब पेट साफ है, आपका ये स्टमक साफ है, फिर आपकी छोटी आंत धीरे धीरे साफ हुई, वो सब जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत में भी जो सीकम कोलन है वहां पर आपके जल का अवशोषण हो गया और जो स्टूल है वो आपके एनस के थ्रू पास हो जाता है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारे पाचन संस्थान को स्वस्थ रखता है। गंभीर रोगों से सुरक्षा, आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों की जो जड़ होती है ना वो हमारे पाचन संस्थान से प्रारंभ होती है। अगर हमारा पाचन सही है तो विभिन्न प्रकार के रोग भी हमारे पास फटकेंगे भी नहीं। इसलिए पाचन संस्थान की सुरक्षा के साथ साथ ये हमारे शरीर को भी विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट के कार्य जो अपने आप को हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है कि हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने दैनिक आवश्यकता के बारे में समझने में कि आखिर कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जरूरी है। कितना कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे कि हमारी आवश्यकता पूरी होगी। ICMR, WHO, FAO इनके द्वारा, ये जो संस्थाएं हैं इनके द्वारा जो निर्धारण किए गए मानक हैं उस आधार पर कार्बोहाइड्रेट की कोई एक मात्रा निश्चित नहीं की गई है कि इतना ही कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए, बल्कि होता क्या है कि एक व्यक्ति के कार्य, लिंग, आयु, श्रम के आधार पर जितनी कैलोरी डिसाइड की जाती है कि फला व्यक्ति को इतने कैलोरी की आवश्यकता है, उसमें से जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा जितनी कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करता है उसके बाद जो मात्रा बच जाती है उसकी पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। अब देखिए, जैसे आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति के शरीर में अगर 2425 किलो कैलोरी की आवश्यकता उसको है, ठीक है, 2425 किलो कैलोरी की अगर उस व्यक्ति को आवश्यकता है तो उसके शरीर का 70% जो है वह कौन पूरा करेगा, कार्बोहाइड्रेट पूरा करेगा, क्योंकि बाकी का 30% इसको प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सबसे वसा, इन सबसे प्राप्त हो जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों पचने के बाद 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी देते हैं। वहीं जब वसा का पाचन होता है तो यह 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी उत्पन्न करता है। इस आधार पर एक व्यक्ति की जो दैनिक आवश्यकता है उसके दैनिक कैलोरी की आवश्यकताओं में 70% कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी जो है वो हमारे शरीर में थकान उत्पन्न करती है, हमारा शरीर शिथिलता की तरफ बढ़ने लगता है, काम में मन नहीं लगता है, हमारा वसा का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो अनुपच होगा, एसिडिटी बढ़ेगी,
और हमारे शरीर का जो पाचन संस्थान है वो स्वस्थ नहीं होगा। या ऐसे कहिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो जितने भी कार्य हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। अब अधिकता की बात करते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक मात्रा में किया जा रहा है तो क्या होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कुपोषण और सुपोषण जब मैंने आपको बताया था तब भी बताया था कि अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट इनकी मात्रा जब अधिकता में ली जाती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अगर विटामिन और खनिज से संबंधित असंतुलन होता है, कमी या अधिकता होती है, तो वहां पर विषाक्तता होती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट की कमी से तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर होगा, थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा, काम में मन नहीं लगेगा, एनर्जी लेस फील करेंगे, बीपी लो होगा, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर अधिक हो जाता है कार्बोहाइड्रेट तो वहां पर ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है, हमारा जो थायराइड है ये इफेक्टिव होता है। और मोटापा तो हजारों बीमारियों की अपनी एक जड़ है। बहुत सारी चीजें मोटापे के साथ शुरू हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, नर्वस प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आपका पीसीओडी, आपका मेंस्ट्रुएशन से संबंधित समस्याएं महिलाओं में शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी कमी और अधिकता से हमें देखने को मिलती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज के लिए आप लोगों का ये सिलेबस मैं आगे अगली क्लास में और एक स्टेप आगे लेकर के चलूंगी। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, जो प्रक्रिया है, वो किस प्रकार होती है, और वो कार्बोहाइड्रेट का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम प्रोटीन को पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर ये क्लास आपको यूजफुल लग रही है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक कर रहे हो, तो ही तो मुझे पता चलेगा कि सच में ये आपके लिए यूजफुल है। और जब मुझे ये पता चलेगा कि ये आपके लिए सच में यूजफुल है तो मैं पूरे मन से इसमें और आगे बढ़ूंगी और आगे आपके लिए ही काम करूंगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।